हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज के दिन हम सभी लोग अपने गुरुजनों को याद करेंगे, जिनका अपने जीवन में कुछ ना कुछ महत्व रहा है। तो एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ प्रारंभ करते हैं। कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। कि गुरु ही सबसे बड़ा है, जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो साथियों, हमने पहले की क्लास में महाजनपद तक पढ़ लिया और महाजन के बाद में मौर्य काल प्रारंभ होता है। आज हम इस क्लास के अंदर मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल के अंदर देखेंगे राजस्थान के अंदर क्या हुआ, क्योंकि हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर जो घटना घटी है उसके बारे में ही पढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर होने वाले एग्जाम के अंदर आने वाले प्रश्न में हम सफलता हासिल कर सके। तो मौर्य काल का प्रारंभ करते हैं। मौर्य काल राजस्थान के अंदर मौर्य काल के समय में बेराठ सभ्यता या बेराठ केंद्र से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। बेराठ केंद्र, ये बेराठ जो है वो हमने महाजनपद पढ़ा, मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराट नगर, वहां है विराट नगर। और विराट नगर जो है जयपुर में है। जयपुर, इस विराट से हमें अभिलेख मिला है 1837 के अंदर। 1837 ईस्वी में वो अभिलेख है अशोक का। अशोक के अभिलेख। ये जो दो अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं कैप्टन बर्ट को। अशोक के दो अभिलेख मिलते हैं कैप्टन बर्ट को। अठारह सौ सैंतीस के अंदर इसको दो अलग अलग स्थानों से दो अभिलेख मिलते हैं। देखते हैं, पहला अभिलेख मिलता है इसको बीजक की पहाड़ियों से। ढंग से लिख देते हैं, बीजक पहाड़ी। और एक अभिलेख जो मिलता है वो मिलता है भीमसेन पहाड़ी। अशोक के अभिलेख मिलते हैं। बेजक से जो अभिलेख मिलता है उसका नाम कैप्टन बर्ट जो देता है वो नाम है भाब्रू अभिलेख। इस भाब्रू अभिलेख की बात करते हैं। इसका नाम भाब्रू अभिलेख कैसे पड़ा?
ये जो कैप्टन बर्ट है ये आर्मी के अंदर कैप्टन है और इसका उस समय इस भाबरू स्थान पे कैंप था और ये इस कैंप पे कुछ समय रहता है। इसको अभिलेख मिलता है बैराट की क्षेत्र में बेजक की पहाड़ी से। ये उस अभिलेख को इस भाबरू स्थान पे लाकर कुछ समय रखता है और उसके बाद में इसका नाम भाबरू अभिलेख कर देता है। इस भाबरू अभिलेख को कुछ समय बाद में कलकत्ता म्यूजियम में रख दिया जाता है। इधर लिख देते हैं कलकत्ता म्यूजियम में रख दिया जाता है, जिसके कारण इसका एक और नाम मिलता है, वो नाम है बैराट कलकत्ता अभिलेख। इधर ही लिख लेते हैं बैराट कलकत्ता अभिलेख। इसके बाद में आगे देखते हैं इस अभिलेख से और क्या जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में लिखा हुआ है जो अशोक था ये मगध का राजा था। मगध का राजा था। मगध के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे कि 16 महाजनपद को मगध निगल जाता है, ये बताया था मैंने। और वो ही मगध है, ये अशोक मगध का राजा है भाब्रू अभिलेख के अनुसार। इसके बाद में देखते हैं और क्या जानकारी मिलती है। अशोक लिखता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये बात इसी अभिलेख से अपन को मिलती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये तीन बात हमें यहां से मिलती है। अशोक कहता है बुद्ध के नियमों पे चलो, उसकी पाठशाला में पढ़ो और उसके दिए हुए विचारों पर चलो। ये तीनों ही बातें बुद्ध से रिलेटेड है। तो ये बात जो अशोक लिखता है ये तीनों ही बात बुद्ध के बारे में लिखता है। अशोक का बुद्ध के बारे में लिखने का कारण यह रहा क्योंकि अशोक से पहले बुद्ध का ज्यादा प्रचलन था। इसके बाद में इस भाबरू अभिलेख के अंदर 7 बौद्ध ग्रंथों के नाम मिलते हैं। 7 बौद्ध ग्रंथों के नाम इस भाबरू अभिलेख से ही मिलते हैं। इनके बाद में देखें और जानकारी। एक चीनी विद्वान है
यह चीनी व्यक्ति है हवेन सोंग। इस व्यक्ति ने 634 के आसपास 634 ईस्वी के आसपास इस विराट की यात्रा की। ये जो विराट स्थल है इसकी यात्रा करता है चीनी व्यक्ति हवेन सोंग 634 ईस्वी के अंत। इस समय राजा देखें तो यह हर्षवर्धन के काल में आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है और विराट की यात्रा करता है। इस व्यक्ति ने विराट का अपनी चीनी भाषा में नाम बताया है। यह कहता है इस विराट का हमारी चीनी भाषा में नाम जो है वो है पी लो ये तो लो। ये जो विराट का नाम है चीनी भाषा के अंदर है, पी लो ये तो लो। और जानकारी देता है, यह कहता है इस विराट के अंदर 8 बौद्ध मंदिर थे। बौद्ध मंदिर थे, 8 बौद्ध मंदिर थे जिन्हें हुन राजा मिहिरकुल ने तुड़वाया। मिहिरकुल ने तुड़वा दिया। ये जानकारी अपन को चीनी व्यक्ति हवेन सोंग देता है। दोबारा देखते हैं, विराट की यात्रा 634 ईस्वी में चीनी व्यक्ति हवेन सोंग करता है। हर्षवर्धन राजा के शासन काल में आता है। विराट का नाम बताता है अपनी चीनी भाषा में, पी लो ये तो लो। और बताता है यहाँ पे 8 बौद्ध मंदिर थे। हुन राजा मिहिरकुल ने इन 8 बौद्ध मंदिरों को तुड़वा दिया था। ये जो सारी जानकारी है ये चीनी व्यक्ति देता है। इसके बाद में और पढ़ते हैं विराट के बारे में। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड ने भी इस विराट का उत्खनन करवाया था। राम सिंह सेकंड ने उत्खनन करवाया। इनको भी उत्खनन के द्वारा कुछ ना कुछ मिलता है। जो मिलता है वो ये है, राम सिंह सेकंड को उत्खनन के समय सोने की संदूक मिलती है। सोने की संदूक मिलती है जिसे कहते हैं स्वर्ण मंजूषा। स्वर्ण मंजूषा सोने की संदूक, छोटी सी संदूक मिलती है सोने की जिसके अंदर राख मिलती है। यह माना जाता है कि ये जो राख है ये भगवान बुद्ध के अवशेष है।
तो लिखेंगे बुद्ध के अवशेष मिले इस स्वर्ण मंजूषा से। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध खत्म हुए तो इनकी जो अस्थियां थी उनको अलग अलग पात्रों में डाल के और अलग अलग स्थान पे दबोच दिया गया था, दाब दिया गया था टीलों के नीचे। तो अपना भी एक स्थान बेराट यहाँ पे बुद्ध के अवशेष मिलते हैं स्वर्ण मंजूषा के अंदर, सोने की संदूक के अंदर। तो ये जो जानकारी मिलती है ये मिलती है राम सिंह सेकंड जयपुर का राजा जब उत्खनन करवाता है तो उसके दौरान। इनके बाद में और इस केंद्र पे ध्यान दिया गया कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसे यहां से कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो 1936 के अंदर 1936 में दयाराम साहनी को कहा गया, दया राम साहनी को कहा गया कि आप भी इस स्थान का उत्खनन करें और देखें यहां से क्या मिलता है। तो 1936 के अंदर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया। उत्खनन किया 1936 में। दयाराम साहनी को यहां से कुछ साक्ष्य मिलते हैं। वो साक्ष्य ये है कि जब इन्होंने बेराट को खोदा तो इनको एक लिपि मिलती है और वो लिपि में जो लिखा गया वो किस आकृति में लिखा गया वह ध्यान लगाया तो इन्हें पता चला ये जो आकृति है वो शंख की है, बजाने वाला शंख होता है ना, वैसी आकृति मिली। तो इन्होंने उसे शंख लिपि कहा कि हमें यहां से शंख लिपि मिली है। और अवशेष मिलते हैं रॉक पेंटिंग, शैल चित्र, शैल चित्र मिलते हैं यहां से। इसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। हमने हुण राजा मिहिरकुल पढ़ लिया, आगे ध्यान देते हैं राजस्थान की तरफ किन्हीं अन्य केंद्रों की ओर। मौर्य काल पे ध्यान दे तो हम जब चित्तौड़ पढ़ते हैं तो हम चित्तौड़ किले या दुर्ग के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं कि उस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य करवाता है। चित्रांग मौर्य चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य काल में ही पढ़ रहे हैं ये बातें, क्योंकि ये भी मौर्य है। चित्रांग मौर्य मौर्य से संबंधित, इसलिए अपने इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। चित्रांग मौर्य चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करता है, इस कारण इस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है।
चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। इस चित्रांग मौर्य ने यहाँ पे चतरंग तालाब बनवाया, पौंड। चतरंग तालाब का निर्माण करवाता है। इन सब की जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है। वो पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध। इस पुस्तक ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का निर्माण करवाया, जिसका नाम चित्रकूट दुर्ग भी है। चतरंग तालाब का निर्माण करवाया। इन सब के बाद में एक अभिलेख और मिलता है, उस पे ध्यान देते हैं। ये जो सारी कहानी चतरंग मौर्य की पढ़ी, इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूं। चित्रांग मौर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराता है। चित्रांग मौर्य निर्माण कराता है, इस कारण उसको चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पे चतरंग तालाब का निर्माण करवाता है। और जानकारी जो मिलती है इनकी, वो कुमारपाल प्रबंध पुस्तक से मिलती है। आगे पढ़ते हैं हमारे मानसरोवर अभिलेख की ओर ध्यान दी। ये जो मानसरोवर अभिलेख है, ये मान मौर्य का बताया जाता है। मान मौर्य। और इस अभिलेख को खोजने वाला व्यक्ति जो है वो है जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। और 713 का है ये। जेम्स टॉड इस अभिलेख को खोजते हैं, जिन्हें ये अभिलेख मिला। मान मौर्य लगवाता है मानसरोवर पे, चित्तौड़गढ़ के पास का एक स्थान है। इस अभिलेख में ये मान मौर्य स्वयं के समेत अपने 3 पूर्वजों की और जानकारी देता है। मान मौर्य के 3 पूर्वज और मान मौर्य स्वयं, मतलब 4 व्यक्तियों की जानकारी इस मानसरोवर अभिलेख से मिलती है। वो नाम है महेश्वर, भीम, भोज और मान। महेश्वर, भीम, भोज और लास्ट समय लगवाने वाला व्यक्ति मान मौर्य। कर्नल जेम्स टॉड को यह अभिलेख मिलता है और कर्नल जेम्स टॉड लंदन जाते समय इस मानसरोवर अभिलेख को साथ लेके जाते हैं। और उस समय किसी दूसरे देश में जाने के लिए जो मार्ग था वो जल मार्ग था, समुद्र से होकर गुजरना पड़ता था। जेम्स टॉड से ये मानसरोवर जो अभिलेख है, ये समुद्र के बीच रास्ते में टूट जाता है। और टूटने के बाद जेम्स टॉड ने इस अभिलेख को समुद्र में ही फेंक दिया, गिरा दिया।
तो ये जो जानकारी है वो मानसरोवर अभिलेख की है। हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में इस मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पे अधिकार किया था। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं सही होती है। इसके बाद में मौर्य अंतिम राजा की ओर ध्यान देते हैं। उसके बाद में हमें राजस्थान के अंदर किसी अन्य मौर्य राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कर्णसवा अभिलेख कर्णसवा शिवालय अभिलेख, कर्णसवा शिवालय अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये कोटा का है और 738 ईस्वी का है। कर्णसवा शिवालय अभिलेख ये भगवान शिव को माना करते थे। भोले बाबा के फैन थे। और वर्तमान समय में जितनी भी युवा पीढ़ी है सारी की सारी भोले बाबा की फैन है ना। किसी के टी शर्ट पे लोगो मिलता है, किसी के हाथ पे टैटू मिलता है, हर हर महादेव महादेव भोलेनाथ, है ना। तो ये भी हमारे भोले भंडारी के फैन थे। शिवालय है तो मतलब शिव जी के मंदिर में है। इस अभिलेख के अंदर मौर्य राजा धवल की अंतिम जानकारी मिलती है। मौर्य राजा धवल अंतिम जानकारी इस मौर्य काल के राजा की। इस धवल के बाद में हमें मौर्य राजाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इस अभिलेख से हम यह मान सकते हैं कि धवल जो था ये मौर्य काल का अंतिम राजा था। अब हमने इस क्लास के अंदर मौर्य काल पढ़ लिया। इसके बाद में हम ध्यान देंगे वो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद में भारत के अंदर किस क्षेत्र पे किस वंश का अधिकार रहा। इस मौर्य काल के बाद में भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वंश के व्यक्ति आते हैं और उन्हीं के कारण हम भारत को खंडित भारत या मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। अलग अलग वंश के व्यक्ति आते हैं इसलिए हम किसी एक वंश का नाम नहीं ले सकते और न ही लिया गया। इसके कारण मौर्योत्तर काल नाम दिया गया। मौर्योत्तर काल क्योंकि मौर्य काल के जो बाद का काल है और अलग अलग वंश के व्यक्ति आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग वंश स्थापित कर रखा है, किसी एक वंश का अधिकार नहीं है। उसके कारण हमने मौर्योत्तर काल नाम दिया था कि मौर्य काल के बाद का काल, मौर्य काल के बाद उत्तर का काल, इसलिए मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल में हम अलग अलग कुछ वंश पढ़ेंगे जो राजस्थान एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और जिस साथी ने हमारा ये YouTube प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें द्रोणा पेशियस। तो धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल।